हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्स। इससे पहले हम कोलाइड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं कि इमल्शंस एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप होता क्या है। तो जब आप लोगों ने या हम लोगों ने जब पढ़ा था यहाँ पे कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था जो सोल्स होते हैं, सोल्स कौन से कोलाइड्स होते हैं जिनमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्ज फेज कौन होता है, सॉलिड। दैट मींस सॉलिड जो डिस्पर्ज फेज है और जिसमें लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है, ऐसे कोलाइड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल, क्लियर। तो अभी हमने देखा था कोलाइड्स या सोल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट है लायोफिलिक सोल्स या लायोफिलिक कोलाइड्स। नंबर फर्स्ट कौन से, लायोफिलिक कोलाइड्स। और नंबर सेकंड कौन से हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स, क्लियर। और कौन से कोलाइड्स हैं, सोल है। कौन से कोलाइड्स हैं, सोल, जिसमें डिस्पर्स फेज कौन है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम कौन है, लिक्विड है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट तो एक दूसरे को कर लेते हैं और आसानी से क्या करते हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर। बट इन केस ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड्स, वहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोई एफिनिटी शो नहीं करते, कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं, जिसके कारण आसानी से प्रिपेयर नहीं होता है। और इनको बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल मेथड या टेक्निक हमें क्या करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है, क्लियर। तो लायोफिलिक कोलाइड्स डायरेक्ट मिक्सिंग से बन जाते हैं, किससे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से। और लायोफोबिक कोलाइड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करने हैं, कुछ मेथड हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स को बना सकते हैं। उन्हीं मेथड्स के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। दैट मींस हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द लायोफोबिक सोल, क्लियर। तो सबसे पहले इसमें जो मेथड है वो केमिकल रिएक्शन बाय केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्लियर। तो केमिकल रिएक्शन में इसको, केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास है ये किसका टाइप है, कंडेंसेशन मेथड का टाइप है कि कंडेंसेशन मेथड के टाइप हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या बाई ऑक्सीडेशन। सबसे पहले किससे करते हैं हम, बाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में हम लोग करते क्या है कि जो H2S गैस है इसको हम पास करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से या ब्रोमीन वाटर से। तो हम सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 + 2H2S, हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, SO2 + H2S की हमने रिएक्शन करवाई। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, 3S + 2H2O। तो ये जो सल्फर के मॉलिक्यूल है आपस में कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, एक कोलाइडल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या करता है, लिक्विड के साथ एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है, क्लियर। सेकंड हमारे पास जो रिएक्शन है ये सिंपल रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसी सब्सटेंस का या मेटल का रिडक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन है, AuCl3 है, सिल्वर क्लोराइड हमारे, ये गोल्ड का हमारे पास क्लोराइड है, और ये हमने क्या लिया, दो मॉलिक्यूल इसके लिए हैं, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, SnCl2 से, क्लियर। तो यहाँ पे गोल्ड का रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड का सोल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है 2Au + 3SnCl, क्लियर। 2Au + 3SnCl4। ये गोल्ड के जो मॉलिक्यूल है आपस में कंडेंस होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोल का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मींस सल्फर सोल भी हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं, और गोल्ड का सोल भी हम किसके थ्रू बना सकते हैं, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। अब आप कहोगे इसका रिडक्शन रिएक्शन क्यों इसका बोला गया है, यहाँ पे आपको ध्यान से दिख रहा है जो गोल्ड है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो यहाँ पे जाके 0 हो जाती है। दैट मींस डिक्रीज अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में केमिकल रिएक्शन में होता है तो हम कहते हैं कि वो इससे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो वहां पे अगर इंक्रीज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं -2 सल्फर का है, सल्फर का 0 हो जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, तो दैट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
थर्ड हमारे पास हम देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस। थर्ड कौन सी प्रोसेस है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस दैट मींस किसी आयंस का वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलिसिस मेथड बोलते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर के साथ क्या किया जाता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर के साथ हमने क्या करना है? इसको धीरे धीरे हमने ड्रॉप वाइज इसमें डालना है बेटा। तो हॉट वाटर के साथ फेरिक क्लोराइड क्या कर देता है? FeOH का होल थ्राइस प्लस 2HCl, अच्छा 3HCl है ना, 3HCl, क्लियर। तो फेरिक क्लोराइड का जब एक्वस सॉल्यूशन हम क्या करते हैं? हॉट वाटर के साथ हम उसको मिक्स करते हैं ड्रॉप वाइज, तो वहां पे किसका सोल बन जाता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल हम बना सकते हैं, क्लियर। थर्ड हमारे पास कौन सा है? थर्ड नहीं, फोर्थ हमारे पास कौन सा मेथड है? बाई ऑक्सीडेशन हमारे पास हो गया, रिडक्शन हमारे पास हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, बाई डबल डिकम्पोजिशन। कौन हो गया हमारे पास? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके थ्रू बनाना है? बाई डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? ये सिंपल सा हमारे पास कौन है? AS2O3। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? 3H2S। किससे करवाया हमने? 3H2S। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्सेनिक सल्फाइड का जो क्या बन जाता है बेटा? सोल बन जाता है AS2S3 प्लस 3H2 प्लस 3H2, क्लियर। तो ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है ये आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंस होके इसके मॉलिक्यूल किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोलाइडल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या होता है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। तो ये हमारे पास 4 केमिकल रिएक्शन थी जिनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर सकते हैं? हाइड्रोफोबिक सोल या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सल्फर सोल था, जिसमें हमारे पास गोल्ड का सोल है, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, एंड नंबर 4 आर्सेनिक जो सल्फाइड है उसका सोल है, क्लियर। अब दो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है? मेथड्स आते हैं किसकी? प्रिपरेशन ऑफ सोल के। जो ये टाइप के कौन से टाइप के होते हैं? ये तो कंडेंसेशन के एग्जांपल थे। यहाँ पे हम दूसरा पढ़ेंगे डिस्पर्जन। वैसे यहाँ पे और भी मेथड है, कंडेंसेशन मेथड में और भी आते हैं। केमिकल रिएक्शन है बाई एक्सेस कूलिंग से भी हम क्या कर सकते हैं? कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अगर हमें वाटर का क्या आइस का अगर हमें क्या करना है? कोलाइड्स बनाना है, तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हम क्या करते हैं? बहुत लो टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं? आइस का कोलाइड्स बना सकते हैं। वैसे सॉल्वेंट एक्सचेंज के थ्रू हम बना सकते हैं, और किसके थ्रू भी बना सकते हैं? बाय द चेंज इन फिजिकल स्टेट, क्लियर। बट हम आगे बात करते हैं। दो इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास होता है बेटा बाय इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या डिस्पर्जन मेथड, हम इनको बोलते हैं बाय इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। और इस मेथड का जो नाम है, इसको नाम देते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड हम इसको नाम देते हैं, क्लियर। और इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्या नाम देते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक। हमने कहा था ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इसको हम नाम देते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड, क्लियर, या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। इसमें करते क्या है? ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में सिंपल सा हमने एक्वस सॉल्यूशन है, जो हमारे पास क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम हम लेना चाहते हैं। उस डिस्पर्जन मीडियम को क्या करते हैं? या वाटर को हमने क्या कर लिया? एक सिंपल से कंटेनर में हम क्या कर लेते हैं? इसको भर लेते हैं, और इस कंटेनर को रखा जाता है बेटा आइस के साथ रखा जाता है। किसके? इस कंटेनर को पूरा किसके साथ रखा जाता है? बर्फ के साथ रखा जाता है। किसके साथ रखा जाता है? बर्फ के साथ, क्लियर। ये हमारे पास इधर क्या है? आइस है। क्या हमारे पास? आइस है। ये आइस इसलिए रखी गई है ताकि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए। तो ये हमारे पास कौन है? आइस है। और इस पे क्या रखा हुआ है हमने? वाटर रखा हुआ है, क्लियर। और हम पढ़ क्या रहे हैं? ब्रेडिक आर्क मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल। और कौन सा सोल है? लाइफोबिक सोल, क्लियर। तो जिस मेटल, वैसे इसका जो यूज किया जाता है मोस्टली मेटल सोल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सिल्वर का सोल हो गया, गोल्ड का सोल हो गया, वैसे हमारे पास आर्सेनिक का हो गया। तो जो सल्फर का सोल हो गया, तो सल्फर नहीं, जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल दैट मींस सिल्वर गोल्ड के जो सोल होते हैं, इस मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिस मेटल का मेरे को या जिस मेटल का सोल हमें बनाना है, उस मेटल के हम दो इलेक्ट्रोड्स बना लेते हैं।
एक माइनस इलेक्ट्रोड और एक प्लस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड बना दिए। इलेक्ट्रोड दैट मींस मेटल की जो रॉड है, तो जिस सोल का, सपोज हमें ये गोल्ड का सोल बनाना है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके होंगे, गोल्ड के होंगे। और अगर ये सिल्वर का बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रोड किसके होंगे, सिल्वर के ही होंगे, है ना, क्लियर। और इनको हमने जोड़ दिया किससे, एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। अब हमने करना का इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक दैट मींस साइंटिस्ट और आर्क दैट मींस यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो हम इलेक्ट्रिकल आर्क करवाते हैं, तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में इनको हमने टच करवाया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम आपस में क्या करते हैं, मर्ज करवाते हैं। जैसे ही मर्ज हुआ, यहाँ से क्या हुआ बेटा, चिंगारियां निकली, दैट मींस आर्क हुआ, ये इलेक्ट्रिकल आर्क यहाँ पे हुआ। इस इलेक्ट्रिकल आर्क से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हीट प्रोड्यूस होती है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो मेटल पे तो क्या होता है, मेटल रॉड पे जो मेटल के एटम्स होते हैं, मेटल रॉड पे क्या होते हैं, मेटल के एटम्स होते हैं, ये वेपराइज होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, हमने कहा, फिर से कहा, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, वो मेटल इलेक्ट्रोड्स है जिस मेटल्स का हमें क्या बनाना है, कोलाइड्स बनाना है, सोल बनाना है। और इनको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक बैटरी से हमने जोड़ दिया, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ दिया है। जैसे मैं इन दोनों को मर्ज करवाता हूं इलेक्ट्रोड्स को, यहाँ पे इनके बीच में आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है, दैट मींस इनके बीच में उस इलेक्ट्रिक आर्क के कारण वहां पे बहुत सारी हीट क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होते हैं। उस हीट के कारण यहाँ पे जो मेटल के पास जो मेटल के एटम्स होते हैं, मेटल के एटम्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एकदम से उस बहुत ज्यादा हीट के कारण क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। जैसे वो मेटल एटम यहाँ से वेपराइज होते हैं और वो कहाँ जाने लग जाते हैं बेटा, बाहर वाटर के साथ जाने लग जाते हैं। और हमें पता है कि वाटर का जो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हमने उसको कहाँ रखा है, आइस में रखा है। तो वाटर के साथ जाते ही वो वेपर, जो मेटल वेपर होता है उसके अंदर जाते ही हो, या वाटर में जाते ही क्या हो जाता है, वहां पे थोड़ी देर बाद वो अपनी हीट लॉस करके, दैट मींस वो वेपराइज होके गया था, वहां पे वो ठंडे पानी के कारण वो आपस में मेटल एटम्स आपस में ठंडे होके क्या करने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, कंडेंस होने लग जाते हैं। और कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक कोलाइडल्स के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइडल्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और जिस कोलाइडल के मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, क्लियर। अब यहां से जब ये मेटल एटम्स ने आपस में कंडेंस होकर यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ पे ये उतना ज्यादा स्टेबल ये होते नहीं है कोलाइड्स, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी के लिए वहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जो KOH है ना। तो किसी भी कोलाइडल की स्टेबिलिटी के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं बेटा, मिलाते हैं, जिसके कारण ये जो यहाँ पे मेटल सोल हमने बनाया था, ये आसानी से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्लियर। दूसरा हमारे पास मेथड था, ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे ब्रेडिक आर्क मेथड पढ़ लिया हमने, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कैसे हम क्या करते हैं, सॉलिड सोल्स का फॉर्मेशन, नॉट अ सॉलिड सोल, या सोल का फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट मींस जिसमें डिस्पर्जन मीडियम कौन है, लिक्विड है, डिस्पर्ज फेज कौन है, हमारे पास सॉलिड है, क्लियर। तो थर्ड हमारे पास इसमें पहला हमने लिखा था बाय केमिकल रिएक्शंस, एंड सेकंड कौन है, बाय ब्रेडिक आर्क मेथड, और थर्ड हमारे पास होता है बाय बेटा बाय पेप्टाइजेशन, बाय पेप्टाइजेशन, बाय पेप्टाइजेशन प्रोसेस। थर्ड कौन सा है, बाय पेप्टाइजेशन, क्लियर, बाय पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन होता है क्या है, बहुत नया टर्म्स है। तो पेप्टाइजेशन जो प्रोसेस होती है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस कि अगर हम किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो हमारे पास पीपीटी होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी दैट मींस जो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे ही प्रेसिपिटेट बनता है, अगर उस प्रेसिपिटेट को हम तुरंत क्या करते हैं, कोलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम द freshly prepared PPT by using the suitable electrolytes is called peptidation। उस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं, जहां पे हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी से या प्रेसिपिटेट्स हम क्या बनाते हैं, कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। पर इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल होना बहुत जरूरी है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास, हम एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं पेप्टाइजेशन। हमने कहा पेप्टाइजेशन कौन सी प्रोसेस है, जहां पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में या सोल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइजेशन नाम देते हैं, क्लियर।
अब ये हमने किया कि हम सिल्वर आयोडाइड का सोल यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे दो केस होते हैं। हमने किया क्या, सिल्वर आयोडाइड का हम सोल बना रहे हैं। क्लियर। सिल्वर आयोडाइड का सोल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बार हमने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का हम जो सोल्यूशन है ये मिलाते हैं बेटा किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड जो एक्वस सोल्यूशन है, तो हमने पहले लिया पोटेशियम आयोडाइड, नीचे बीकर में कौन सा ले रखा हमने, पहले से पोटेशियम आयोडाइड लिया है और थोड़ा करके हम ऊपर से क्या मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट हम मिलाते हैं। जैसे ही वहां पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में रिएक्ट करते हैं, वहां पे क्या बन जाता है, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। कौन बन जाएगा, वहां पे सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर पीपीटी बन गया, प्रिसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड का बन गया। और हमें पता है कि जब हम ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट बना रहे, सारे के सारे सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देते हैं, सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। और उसी सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन के मॉलिक्यूल भी, आयोडीन के आयंस भी बहुत ज्यादा, आयोडीन के आयंस क्या है, बहुत ज्यादा। तो ये सिल्वर आयोडाइड का जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो पीपीटी है, ये आयोडीन के नेगेटिव आयन को क्या करता है बेटा, आयोडीन के नेगेटिव आयन को यहाँ पे एडजॉर्ब करके, एडजॉर्ब हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा था, एडजॉर्ब अपने चारों तरफ कर लेता है और किसका फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव सोल भी बोलते हैं, नेगेटिव कोलाइड्स बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा केस हमारे पास होता है क्या, दूसरा केस भी हम सेम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम करते क्या है, हमने KI का सॉल्यूशन मिलाया किसके साथ, KI का सॉल्यूशन मिलाया किसके साथ, AgNO3 के साथ। किसके साथ मिलाया, AgNO3 के साथ। अच्छा, हमने कहा था यहाँ पे ऊपर से हमने पहले सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, नीचे किसका सॉल्यूशन था, बीकर में पहले से KI का सॉल्यूशन। सिल्वर के एटम स्वैप, सिल्वर के आयन सारे के सारे किसके साथ रिएक्ट कर गए, आयोडीन के साथ रिएक्ट कर गए, AgI बना हमारे पास। क्लियर। AgI बनने के बाद हमारे पास क्या हो गया, आयोडीन नीचे जो बीकर में था, आयोडीन के आयोडीन के आयंस एक्सेस में थे, इसलिए इस AgI जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgI था उसने किसको एडजॉर्ब कर लिया, I नेगेटिव को एडजॉर्ब कर लिया और एक वहां पे क्या बना देता है बेटा, सोल या हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे AgNO3 था, AgNO3 के साथ हमने किसको मिलाया, KI को मिलाया। दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन जो नीचे है वो AgNO3 का, ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप वाइज किसका सॉल्यूशन मिला रहे हैं, KI। तो सारे के सारे जो आयोडीन है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, Ag के साथ। तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयोडीन सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पीपीटी है। जो क्या बनता है यहाँ पे, ये प्रिसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट है। क्लियर। ये भी यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बन गया। अब यहाँ पे जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, दैट मींस वहां पे लैटिस बनती है किसकी, जो यहाँ पे सॉल्ट है हमारे पास, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, यहाँ पे भी सिल्वर आयोडाइड है, ये एडजॉर्प्शन करता है। एडजॉर्प्शन दैट मींस वहां पे सॉल्यूशन के अंदर से किसी आयन का एडजॉर्प्शन करेगा, एक कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन करेगा इन दोनों में से, जो उसके अंदर लैटिस के अंदर पहले से ही कोई आयन प्रेजेंट है। या तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है तो I नेगेटिव का एडजॉर्प्शन करेगा, या तो सिल्वर पॉजिटिव का एडजॉर्प्शन करेगा। इस केस में इसने I नेगेटिव इसलिए एडजॉर्ब किया क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का जो आयन था वो सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस में, सिल्वर नाइट्रेट हम ऊपर से लिमिटेड मिला रहे हैं, यहाँ पे हमने KI को ऊपर से लिमिटेड मिलाया, AgNO3 एक्सेस में था। तो AgI हमारे पास बन गया, आयोडीन तो सारे रिएक्ट करके Ag के साथ AgI बन गया। बट हमारे पास क्या हुआ, जो सिल्वर अभी सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे AgI प्लस हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, ये एडजॉर्ब कर लेता है किसको, Ag पॉजिटिव को। क्लियर। इसको किसको एडजॉर्ब कर लेता है, Ag पॉजिटिव को। यहां से बोलने का मतलब यह है कि कोई भी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी से बनेगा, उसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर ओवरऑल कोई ना कोई चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बना और कोलाइडल पार्टिकल का जो वहां पे पीपीटी था, कोलाइडल साइज का जो पार्टिकल पीपीटी का बना, ये बहुत सारे आपस में इकट्ठे होकर उन्होंने एडजॉर्ब किया किसका, I नेगेटिव का। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। क्या नाम देते हैं इसको, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। दैट मींस से किसी भी आयन को एडजॉर्ब नहीं करेगा, ये कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा। या तो उसमें से सिल्वर हो सकता है, या तो कौन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। या तो कौन होगा, सिल्वर, या तो कौन होगा, आयोडीन। बट यहाँ पे हमने देखा था एक्वस सॉल्यूशन KI का था, तो आयोडीन एक्सेस में था, इसलिए उसने किसको एडजॉर्ब किया, I नेगेटिव को किया। यहाँ पे हमने सिल्वर पोटेशियम आयोडाइड ऊपर से ड्रॉप वाइज मिला है, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में अंदर था, तो दैट मींस यहाँ पे Ag पॉजिटिव एक्सेस में है, तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। दैट मींस यहाँ पे दो केस बन गए। ये वाला जो कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा, ये वाला कोलाइडल पार्टिकल्स कौन होता है, ये हमारे पास सिल्वर आयोडाइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी का इकट्ठा होकर कोलाइडल पार्टिकल बना हुआ है। इस कोलाइडल पार्टिकल ने क्या कर दिया बेटा, ये AgI है, पहले केस का AgI है, जो हमारे पास ये वाला केस है, जहां पे AgI
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हम ऊपर से क्या कर रहे थे, ड्रॉप वाइज मिला रहे थे Ki के एक्वस सॉल्यूशन में। तो वहां पे I नेगेटिव क्या था, एक्सेस में था, इसलिए उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, I नेगेटिव के जो क्या होता है बेटा आयंस होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, और इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो कोलाइडल पार्टिकल सोल पार्टिकल होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तीसरे पार्टिकल के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वहां पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारे पास क्या होता है पीपीटी के पार्टिकल बनते रहेंगे, उनके चारों तरफ सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन के कारण I नेगेटिव क्या होता है, समय एडजॉर्ब होता जाता है, और एडजॉर्प्शन के कारण अब सेम चार्ज हो गया ना पार्टिकल के ऊपर, तो सेम चार्ज होने के कारण ये कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो ये हम समझ सकते हैं, यहाँ से कोलाइडल जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसकी स्टेबिलिटी भी समझ सकते हैं, क्योंकि सेम पार्टिकल इसकी स्टेबिलिटी तब तक है जब तक ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइडल पार्टिकल इकट्ठे नहीं होंगे, कोगुलेट नहीं होंगे, और सेम चार्ज जब तक इनके ऊपर है तब तक क्या नहीं हो सकते, कभी भी कोगुलेट हो नहीं सकते। दैट मींस प्रत्येक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मींस प्रत्येक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। यहां से हम कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टीज के बारे में साथ में स्टडी करेंगे, वो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। दैट मींस किसी ना किसी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या होता है बेटा, कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इस केस में, पहले केस में सिल्वर आयोडाइड का जो कोलाइडल था उस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। क्लियर। दूसरे केस में हमारे पास होगा क्या, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये दूसरे केस वाला सिल्वर आयोडाइड है। कौन से केस वाला, सिल्वर आयोडाइड है, दूसरे केस वाला सिल्वर आयोडाइड है, जहां पे हम क्या कर रहे थे, सिल्वर नाइट्रेट हमने एक्सिस में नीचे लिया था बीकर में, ऊपर से ड्रॉप वाइज थोड़ा करके हम क्या बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं। तो सीधी सी बात है, नीचे अगर सिल्वर जो आयन है वो एक्सेस में है, आयोडीन ऊपर से जो भी जा रहा है सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए बचा कौन, Ag पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे Ag पॉजिटिव का ये Agi हो गया, और वहां पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है, Ag पॉजिटिव का होता है। तो इस पार्टिकल के ऊपर ओवरऑल चार्ज कौन सा आ गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कोलाइडल जो है ये पॉजिटिव कोलाइड्स है, और ये सोल कौन सा, नेगेटिव सोल। ये पॉजिटिव सोल हो गया, नेगेटिव सोल हो गया। सोल है सिल्वर आयोडाइड का ही है, पर दोनों केस में उसके ऊपर जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण आयंस जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो अलग-अलग हो रहे हैं, पर अलग-अलग दैट मींस दोनों में से एक आयन हो सकता है। यहाँ पे जो कॉमन आयन है, तो हमेशा प्रीफर कौन सा करता है, कोलाइडल पार्टिकल उसी आयंस को एब्जॉर्ब करता है, या उसी आयंस को एब्जॉर्ब करने के प्रीफर में होता है, जो हमारे पास क्या करता है उसी को प्रीफर करता है जो यहाँ पे कॉमन है, या तो सिल्वर करेगा या तो आयोडीन करेगा। तो यहाँ पे इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी सारे पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण ये सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसके अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, और वहां पे किसका फॉर्मेशन बन जाता है, स्टेबल सोल का फॉर्मेशन बन जाता है। तो ये पेप्टाइजेशन प्रोसेस हो गई। क्लियर। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस में फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइड्स होता है, सॉरी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो पीपीटी होता है, वहां पे किसी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके हम क्या कर देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसकी, कोलाइड्स की, और हमने उसकी मैकेनिज्म पढ़ी कि होता कैसा है। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे होता गया, हमने देखा सिंपल सा है हमारे पास कि AgI का जब हमने क्या लिया था, यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था पोटेशियम आयोडाइड के, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने मिलाया, तो वहां पे आयोडीन या सिल्वर में से कोई एक आयन एब्जॉर्ब होना था, पर जिसका जो नीचे वाले जो आयन नीचे वाले सॉल्यूशन में होता है ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट है, नीचे एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन होता है वही हमेशा पीपीटी उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे I पहले एक्वस सॉल्यूशन में था, नीचे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने ऊपर से मिलाया तो AgI बना, तो I नेगेटिव एक्सेस में था तो I नेगेटिव को उसने एब्जॉर्ब किया। दूसरे केस में Ki हमने ऊपर से मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट नीचे ही था, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में था, AgI सारा खत्म हो गया, Ag पॉजिटिव को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। अभी यहाँ पे एक और चीज इसकी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो सिंपल सा अभी हमने कहा था ना, साथ में हम क्या स्टडी करेंगे, इसके साथ ये पेप्टाइजेशन के साथ साथ हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया ही है। अभी ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव कोलाइड्स के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव कोलाइड्स बन गए, कौन सा सोल बन गया, पॉजिटिव सोल बन गया। यहाँ पे होता क्या है कि अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कोलाइड्स की इसी के कारण होती है कि किसी ना कोलाइड्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जो भी कोलाइड्स हमारे पास क्या होता है, बनता है। तो अभी आपने देखा होगा ब्रेडिगार्ड मेथड में हमने जब कोलाइड्स बनाया था, किसका सोल बनाया था, मेटल्स का, वहां पे हमने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया था KOH, जो कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता, तो दैट मींस KOH भी वहां पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा वहां पे मेटल के कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू, तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अभी होता क्या है, हेल्महोल्ट्ज, अभी हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे
डबल लेयर थ्योरी ऑफ द चार्ज, है ना, डबल लेयर थ्योरी ऑफ द चार्ज। दैट मींस यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है, कोलाइडल है, कौन सा है, या हम सिंपल ऐसे ही पढ़ते हैं इसको कि हमारे पास कोई कोलाइडल का पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, कोलाइडल का पार्टिकल है, ये कोलाइडल का पार्टिकल है, तो दैट मींस ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे हमारे पास एजीआई, हम एजीआई पढ़ सकते हैं, एजीआई यहाँ पे है ना। अभी हम दोनों में से कोई एक एग्जांपल ले लो। सपोज हमने क्या लिया, यहाँ पे आई नेगेटिव आयन है, इसके चारों तरफ कौन एडजॉर्ब रखे हैं, आई नेगेटिव आयन, और ये आई नेगेटिव जो आयन है ये एडजॉर्प्शन हो रखा है इनका, क्या हो रखा है इनका, एडजॉर्प्शन। तो ये इसके चारों तरफ क्या बनाते हैं, परमानेंट लेयर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, परमानेंट लेयर। कैसी लेयर है ये फिक्स्ड लेयर है। जो नेगेटिव चार्ज की कोलाइडल के चारों तरफ है ये कैसी लेयर है, फिक्स्ड लेयर। कैसी लेयर है, फिक्स्ड लेयर। अभी हमने देखा आई नेगेटिव तो एडजॉर्ब हो गया किसमें, कोलाइडल पार्टिकल में। कोलाइडल कौन था, ये एजीआई। कौन सा कोलाइडल था, एजीआई, क्लियर। इसके चारों तरफ आई नेगेटिव एडजॉर्ब हो गया तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर है उसके ऊपर चारों तरफ जो कि कोलाइडल को नेगेटिव चार्ज देता है। इसी के कारण वो क्या होता है, कोलाइडल वहां पे स्टेबल भी है, क्लियर। बट अभी अकॉर्डिंग टू डबल लेयर थ्योरी ऑफ द डबल लेयर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइड्स, यहाँ पे AgI नेगेटिव तो एब्जॉर्ब हो गया, बट सॉल्यूशन के अंदर जो AgNO3 है, ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे थे, तो NO3 अभी भी यहाँ पे क्या है बेटा, NO3 यहाँ पे कौन है उसके अंदर, AgI था, AgI नेगेटिव, सॉरी AgI ने I नेगेटिव को तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट यहाँ पे K पॉजिटिव अभी भी कैसा है, सॉल्यूशन के अंदर फ्री है ना, सॉल्यूशन के अंदर फ्री है। तो ये नेगेटिव जब इसके ऊपर आ जाता है, किसके ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल क्या जाता है, तो ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो K पॉजिटिव है ये क्या कर लेते हैं बेटा, ये अपने इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण ये इसके चारों तरफ एक मोबाइल लेयर बना देते हैं। कैसी लेयर बना देते हैं, मोबाइल, दैट मींस टेम्पररी लेयर। कैसी लेयर बना देते हैं, टेम्पररी लेयर। कैसी लेयर बना देते हैं, ये अभी भी डिस्पर्जन मीडियम के साथ है, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, पर आई नेगेटिव के कारण, अपोजिट चार्ज के कारण वो जो वहां पे K पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल की तरफ हल्के से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है, और इसके चारों तरफ एक ऐसी लेयर बना देते हैं जो कि टेम्पररी और मोबाइल लेयर होती है। अगर पार्टिकल थोड़ा उधर की साइड मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पीछे छोड़ जाता है, क्लियर। पर ये आई नेगेटिव वाला जो फिक्स वाला जो चार्ज है, लेयर है, ये हमेशा कोलाइडल पार्टिकल के साथ ही रहती है। कहां रहती है, कोलाइडल पार्टिकल के साथ। तो ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव K पॉजिटिव चार्ज है किसके साथ है, डिस्पर्जन मीडियम के साथ है। अब डिस्पर्जन मीडियम के साथ है तो वो फ्री है उसके अंदर, तो फ्री होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसके चारों तरफ हल्का सा क्या बना देता है, मूवेबल लेयर बना देता है। मूवेबल लेयर बना देते हैं, मोबाइल लेयर बना देता है। कैसे बना देता है, मोबाइल लेयर बना देता है, जो कि हमारे पास फिक्स होती नहीं है। तो इस मोबाइल लेयर के कारण, इस मोबाइल लेयर जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की लेयर है और इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज के कारण इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, या मोबाइल लेयर और जो चार्ज कोलाइडल चार्ज पार्टिकल है, दैट मींस डिस्पर्जन मीडियम में जो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और कोलाइड्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके बीच में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देते हैं बेटा जेटा पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, एक नया टर्म्स है, आता है कभी कभी, जेटा पोटेंशियल। कौन सा नाम देते हैं इसको, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं इसको, क्लियर। या इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या नाम देते हैं उसको, हमने कहा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या उसको क्या नाम देते हैं, जेटा पोटेंशियल, क्लियर। तो ये हमारे पास हमने कहा था, तो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी कोलाइड्स की, इसको, और इस लेयर को, इस इन जो लेयर है जो इसको हम नाम देते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्या नाम दिया जाता है इसको, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पे एक सिंपल सा टर्म्स आया था, हमने कहा कौन सा टर्म्स, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है, जेटा पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाती, the potential difference between the mobile layer and the colloidal particles, the potential difference between the mobile layer and colloidal particles due to the opposite charge, है ना, इस कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। तो मोबाइल लेयर और यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास है, हमने क्या पढ़ लिया बेटा, हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ लिया, पेप्टाइजेशन के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स भी पढ़ लिया था, कि कोलाइड्स के ऊपर, किसी भी कोलाइड पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने देखा था यहाँ पे चार्ज किसके कारण हो सकता है, सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है, सिलेक्टिव
एडजॉर्प्शन के कारण हो सकता है। क्लियर। और दूसरा हमारे पास जो किसी भी कोलाइड्स के पार्टिकल के ऊपर चार्ज हमने कहा था, इसमें हमने पढ़ लिया पेप्टाइजेशन के साथ साथ चार्ज पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कैसे आता है वो भी पढ़ लिया, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन के कारण आता है। दूसरा हमारे पास एक दूसरा भी मेथड है जिसके कारण क्या हो सकता है, दूसरा भी हमारे पास एक इफेक्ट है जिसके कारण किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आता है, वो बेटा डिसोसिएशन ऑफ सरफेस पार्टिकल, डिसोसिएशन ऑफ सरफेस पार्टिकल, डिसोसिएशन ऑफ सरफेस पार्टिकल। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हमने कल पढ़ा था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वहां पे जब क्या होता था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में जब पार्टिकल का साइड पार्टिकल वहां पे बनता है, तो वहां पे सोप के जो पार्टिकल होते हैं मोस्टली जैसे C17H35COO नेगेटिव, ये यहाँ पे क्या है, ये हमेशा क्या होता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो अगर सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल अगर कहीं पे है तो ये अपने आप को डिसोसिएट करके क्या कर सकता है, किसी भी कोलाइड्स के ऊपर क्या कर सकता है, चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर। तो वैसे सरफेस पार्टिकल डिसोसिएट होकर क्या कर सकते हैं, कोलाइड्स के ऊपर, कोलाइडल मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है या चार्ज उसके ऊपर आ सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे पेप्टाइजेशन के केस में चार्ज खाली किसके कारण आता है हमारे पास, बाय सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन, बाय सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन। कॉमन आयन को प्रीफर करता है हमेशा एडजॉर्प्शन के लिए कौन, जो पेप्टाइजेशन में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बनता है। क्लियर। तो हमारे पास क्लियर हो गया प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था लायोफिलिक, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। उसमें हमें पता है कि कोई भी स्पेसिफिक हमें मेथड अप्लाई करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों डायरेक्ट मिक्सिंग से क्या हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। डिस्पर्स पेयर और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर क्या होता है, बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। बट लायोफिलिक कोलाइड्स को इजीली नहीं बना सकते, उसके लिए हमने स्पेसिफिक मेथड पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था बाय केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, हमने हाइड्रोलाइसिस पढ़ लिया, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया है। बाद में हमने पढ़ा था, हमने कहा और भी मेथड वहां पे होता है, जैसे हमने कहा बाय एक्सेसिव कूलिंग हो गया, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज हो गया, ये चेंज इन द फिजिकल स्टेट, सारा थ्योरेटिकल आप देख सकते हैं उसको। फिर हमने दो स्पेसिफिक मेथड पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कौन सा, ब्रेडिकार्ग मेथड है, इसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, कैसे मेटल सोल्स को उससे बनाते हैं। और वहां पे सोल के स्टेबिलिटी के लिए हमने वहां पे इलेक्ट्रोलाइट लाइक KOH इलेक्ट्रोलाइट हम मिलाते थे वहां पे। और लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन दैट मींस फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी से जब हम कोलाइड्स बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइजेशन, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं। और हमने देखा था पेप्टाइजेशन के साथ साथ हमने देखा था कि कैसे सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन वहां पे कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइड पार्टिकल करता है। और वहां पे हमने जेटा पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे किसी कोलाइडल पार्टिकल के बाहर दो लेयर हमारे पास क्या हो जाती है, चार्ज पार्टिकल की क्या हो जाती है बेटा, जमा हो जाती है ना। और जेटा पोटेंशियल भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है, इसके बाद अभी पढ़ेंगे हम सेकंड कोलाइडल की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सेकंड हमारे पास होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ, सेकंड कौन सा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स को पढ़ लिया कि कैसे हमने कोलाइड्स को बनाना है। अभी ये जो कोलाइड्स हम बनाते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स जो बनते हैं बेटा, उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दैट मींस आयंस होते हैं, वो एज ए इंप्योरिटी के फॉर्म में कोलाइड्स के अंदर होते हैं और वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वहां से बहुत जरूरी होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है, किसके, कोलाइड्स के अंदर की। कोलाइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, चार्ज प्रोड्यूस उसके ऊपर तभी होता है, जब पार्टिकल के ऊपर चार्ज तभी आता है जब वो एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा। पर अगर एक्सेस में वहां पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स है, उस इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें वहां से क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है कोलाइड्स को, तब जाके हमारे पास थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। पर ध्यान रहे एक्सेस अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट आयन अगर हम बाहर वहां से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो फिर कोलाइडल फिर भी स्टेबल नहीं होता। तो थोड़ा बहुत उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने जरूरी है। दैट मींस प्यूरिफिकेशन में कोलाइड्स हमारे पास प्योर होता नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है जिनको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। तो ये जो हमारे पास आयंस होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं। क्रिस्टलॉइड्स हमने पढ़ा था, तो क्रिस्टलॉइड दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन होते हैं। इन क्रिस्टलॉइड्स को हमें वहां से सेपरेट करना पड़ता है। तो पहला हमारे पास होता है डायलाइसिस। डायलाइसिस, आपने डायलाइसिस के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत बार ये टर्म्स हमारे पास कहाँ आता है, मेडिकल फील्ड में आता है। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई समस्याएं आती है, दैट मींस किसी की किडनी अगर वर्क करना बंद कर देती, फेल हो जाती है, तो आर्टिफिशियल हम क्या करते हैं, उसका डायलाइसिस मशीन से वहां पे क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। तो आज जो किडनी होती है वो किसके ऊपर काम करती है बेटा, डायलाइसिस
प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करती है। अब हम सिंपल पढ़ेंगे डायलिसिस होता है क्या, बहुत आसान शब्दों में। डायलिसिस का मीनिंग होता है कि अगर हम क्या करते हैं, अभी चलो देखते हैं ध्यान से, ये हमारे पास कोई बीकर है या कंटेनर, ये हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, हमने इस कंटेनर से प्रॉपर हम कोई सॉल्वेंट, दैट मींस हमने यहां से क्या किया, वाटर को हम क्या करवाते हैं, रन करवाते हैं। वाटर यहां से क्या आ रहा है, प्योर वाटर, यहां से कौन आ रहा है, प्योर वाटर। और इस प्योर वाटर से हमने इस कंटेनर को पूरा फुल भरा हुआ है, और यहाँ पे इस प्योर वाटर के अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा, जो इम्प्योर कोलाइड्स हैं, कौन है हमारे पास, इम्प्योर कोलाइड, दैट मींस जिसके अंदर हमारे पास क्या है, क्रिस्टलोइड है। क्रिस्टलोइड का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी है। कौन सी इंप्योरिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी है। क्लियर। तो ये हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल है, और इस कोलाइडल पार्टिकल के साथ यहाँ पे छोटे छोटे क्या है हमारे पास, छोटे छोटे क्रिस्टलोइड है। क्रिस्टलोइड का मतलब होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमने ये बैग लिया, ये हमने जो कौन सा बैग लिया, बैग लिया है, ये एक हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट मींस लाइक एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन का हमारे पास ये क्या है बेटा, बैग है। अभी हमें पता है जब हमने कोलाइडल पार्टिकल्स या ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टडी की थी, वहां पे हमें पता था ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट मींस एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हम इसको बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकती है। इनका जो पोर होता है वो इतना छोटा होता है कि वहां से जो हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं तो आसानी से आर पार हो जाते हैं। बट जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उस पोर से वो क्या नहीं कर सकता, वहां से आर पार दैट मींस फिल्टर नहीं हो सकता। तो आप लोग फंक्शन समझ गए होंगे कि हमने यहाँ से वाटर क्या करवाया ना, कॉन्टिन्यूअस इसके अंदर से पानी हम क्या करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं। अब यहाँ से पानी रन करवाया तो ये वाटर अंदर बाहर उस पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बाहर जाएगा, क्योंकि वाटर आसानी से अंदर बाहर उसको अंदर बाहर जा सकता है। वाटर इसके अंदर इंटर करेगा, अपने साथ बाहर किसको लेके आ जाएगा, जो क्रिस्टलोइड होते हैं, किसको बाहर लेके आएगा, क्रिस्टलोइड, दैट मींस नॉर्मल जो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के एक्स्ट्रा आयंस है उन आयंस को बाहर लेके जाता है। और यहाँ से कॉन्टिन्यूअस पानी बाहर भी जा रहा है, तो बाहर यहाँ पे कौन कौन आता है, वहां से वाटर प्लस क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड दैट मींस हमारे पास जो आयंस है, कौन से आयन, इलेक्ट्रोलाइट के आयन जो एक्सेस में वहां पे जो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। बट ये लिमिटेड टाइम तक डायलाइसिस हम करते हैं। तो डायलाइसिस हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी पार्चमेंट या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू वहां से क्या कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल के अंदर से हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्रिस्टलोइड या सिंपल छोटे आयंस को हम बाहर वहां से निकाल सकते हैं किसी सुटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। क्लियर। तो अंदर वहां पे वो कोलाइडल पार्टिकल तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो पोर का साइज छोटा है, तो कोलाइडल पार्टिकल अंदर ही रहेगा, और वहां से जो छोटे छोटे आयंस है वो आसानी से बाहर आके जो इंप्योरिटी थी वहां पे वाटर के साथ बाहर निकल गए। उसके बाद हम इस बैग को यहाँ से निकालेंगे जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बैग है। उसके बाद जो यहाँ पे कोलाइडल या डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल यहाँ पे जो प्यूरिफाई हमने कर रखे हैं, इनको फ्रेश सॉल्वेंट या हमारे पास जो ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं, उसके अंदर डाल के हम क्या कर सकते हैं, फिर से आसानी से अपना नया एक प्यूरिफाई या प्यूरिफाइड हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डायलाइसिस है। क्लियर। एक और यहाँ पे समस्या है कि अगर डायलाइसिस हमने बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कर लिया, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस डायलाइसिस बोलते हैं। दैट मींस अगर डायलाइसिस हम लॉन्ग टाइम तक करते हैं, उससे होगा क्या कि इस कोलाइड्स के अंदर जितने भी सारे आयंस हैं, जितने भी क्रिस्टलोइड्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स आयन है, वो सारे बाहर आ जाएंगे। अब सारे बाहर आ जाएंगे तो वहां पे कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं बचेगा, चार्ज नहीं बचेगा तो वो आपस में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। फिर हम दोबारा क्या कर सकते हैं, वहां से आसानी से कोलाइडल बना नहीं सकते। दैट मींस डायलाइसिस भी हमारे पास लिमिटेड टाइम पीरियड तक होना जरूरी है, जहां तक एक्स्ट्रा इंप्योरिटी जो इलेक्ट्रोलाइट हो तो बाहर आ जाए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल के साथ रहे जो उसके ऊपर चार्ज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पास डायलाइसिस हो गया। अब होता क्या है कि ये जो नॉर्मल हमारे पास कॉमन डायलाइसिस होता है, सिंपल डायलाइसिस होता है, इसमें हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। टाइम दैट मींस ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे से वहां पे रन करवा रहा है पार्टिकल, तो बाहर टाइम लगेगा। अगर इसकी स्पीड रेट ऑफ डायलाइसिस को मेरे को इंक्रीज करना है या इसको बढ़ाना है, तो अभी मेरे को पता है इंप्योरिटी कौन सी थी, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब चार्ज पार्टिकल है तो सिंपल सी बात, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, सिंपल से दो रॉड हमने इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रखा है, एक नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर रखा है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर इन इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर जो आयंस होते हैं सोल्यूशन के अंदर,
वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ स्पीड में क्या करने लग जाते हैं, स्पीड में हम क्या करने लग जाते हैं बेटा, वो मूवमेंट करने लग जाते हैं। इसके अंदर से क्रिस्टलोइड या आयंस होते हैं, स्पीड में बाहर आने लग जाते हैं। तो जो पॉजिटिव आयन और सारे के सारे इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाते हैं, नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रोड के पास आ जाते हैं, और स्पीड में हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाता है, ये आसानी से प्यूरिफाई हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस का मतलब होता है कि जब क्या होता है बेटा, डायलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम डायलाइसिस करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस बोलते हैं। तो दोनों का फंक्शन सेम है। इलेक्ट्रोडायलाइसिस में खाली मूवमेंट ऑफ आयन से स्पीड में मूवमेंट ऑफ आयन क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और आसानी से वहां पे डायलाइसिस क्या हो जाता है, कम टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोडायलाइसिस, हो गया सिंपल डायलाइसिस हो गया। तो हमने कहा था ये डायलाइसिस जो किडनी अगर किसी की फेल हो जाती है, दैट मींस जो किडनी होती है वो भी किसके ऊपर काम करती है, डायलाइसिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। अगर किसी की किडनी फेल हो गई तो वहां पे हम क्या करते हैं बेटा, आर्टिफिशियल डायलाइसिस जो या डायलाइजर जो डायलाइसिस मशीन है उससे यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं डायलाइजर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, डायलाइजर बोलते हैं। सेम फंक्शन वहां पे होता है। क्लियर। सेकंड हमारे पास जो मेथड है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने का, वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कौन होता है हमारे पास, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अभी फिल्ट्रेशन तुमने देखा होगा, फिल्ट्रेशन तो कॉमन है हमारे पास कि अगर हम फिल्टर पेपर का यूज करके किसी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा वर्ड का मीनिंग क्या है, तो अल्ट्रा वर्ड का मीनिंग दैट मींस कि जब हम फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से करते हैं तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब आप कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता क्या है, तो ये हमारे पास कॉमन फिल्टर पेपर है। ये हमारे पास कौन सा फिल्टर पेपर है, कॉमन फिल्टर पेपर। अभी हमें पता है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, कॉमन फिल्टर पेपर के जो पोर होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल आसानी से उसके अंदर बाहर जा सकता है, आर पार जा सकता है। तो कोलाइडल पार्टिकल जब उसके पार जाएगा तो कॉमन फिल्टर पेपर से हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी कोलाइडल को क्या नहीं कर सकते बेटा, हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते, कॉमन फिल्टर पेपर। तो इस कॉमन फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया कैसे जाए, तो सिंपल होता है कि हमने करना है क्या, ये कॉमन जो फिल्टर पेपर है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं बेटा, डुबोते हैं या इस पे अप्लाई करते हैं कोलाइडियन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ये कोलाइडियन बोलते हैं, कोलाइडियन बोलते हैं इसको, है ना। कोलाइडियन के ऊपर हम इसके ऊपर कोलाइडियन अप्लाई करते हैं, कोलाइडियन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। अब आपको बोलोगे कोलाइडियन होता क्या है, तो जो कोलाइडियन होता है या कोलाइडियन सॉल्यूशन होता है, ये होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज। कौन होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज मिक्सचर विद अल्कोहल एंड ईथर। कि जब ईथर और अल्कोहल के साथ हम 4% नाइट्रोसेलुलोज का हम मिक्सचर बनाते हैं तो इन तीनों के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, कोलाइडियन बोलते हैं। तो पहले हमने इस फिल्टर पेपर को कोलाइडियन के साथ क्या किया बेटा, इसको अप्लाई किया, इसके साथ हमने उसको क्या किया, अच्छे से हमने वेट किया, भिगोया। उसके बाद जब इसके अंदर मैं इसको फिल्टर पेपर को क्या कर लूंगा, भिगो दूंगा, आसानी से इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसको हार्ड बनाने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं बेटा, वेट करते हैं। फिर मैंने कोलाइडियन के साथ अप्लाई करके उसको फिर किसके साथ अप्लाई करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इस फिल्टर पेपर को क्या करने के बाद, भिगोने के बाद इसको क्या कर दो, ड्राई कर दो। ड्राई करने के बाद जो आपका फिल्टर पेपर होगा वो कौन सा फिल्टर पेपर होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कौन सा फिल्टर पेपर होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर के जो पोर होते हैं ये कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज से बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अब हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। वहां से जो आयंस होते हैं, वहां से जो क्रिस्टलाइड होते हैं, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर खाली बचेगा क्या, हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स बचेंगे। और उन कोलाइडल पार्टिकल्स को हम फिर से क्या कर सकते हैं, किसी सुटेबल सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम के साथ हम फिर से मिक्स करके उसको क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। क्लियर। वैसे ही हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में एक छोटी सी ट्यूब के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को लेके आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में उसको क्या करते हैं बेटा, उसको घुमाते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है कोलाइडल के पार्टिकल, है ना। और वहां से क्या हो जाते हैं, हमारे पास नॉर्मल जो इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल होते हैं वो वहां से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। वैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की हमने पढ़ ली थी।
अगर आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट में पढ़ा था कोलाइड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे इंट्रोडक्शन के साथ हमने कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। यहाँ पे कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कौन आता है, ये कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनस होता है या हेटेरोजीनस होता है ना। तो सबसे पहली बात तो है कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है इट इज अ हेटेरोजीनस। कैसा होता है हमारे पास, हेटेरोजीनस होता है, पर ये लगता है हमें होमोजीनियस है। कैसा लगता है, होमोजीनस लगता है, पर होता कैसा है बेटा, प्रॉपर्टीज इसकी हेटेरोजीनस होता है। सेकंड हमारे पास इसको हम क्या नहीं कर सकते, कॉमन फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। इसको हम अगर फिल्टर करेंगे तो ये खाली किससे होता है, हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन या फिर हमारे पास पार्चमेंट मेम्ब्रेन से होता है। ये प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली। थर्ड इसके ऊपर होता क्या है कि पहला हमारे पास हेटेरोजीनस, नंबर सेकंड एनिमल मेम्ब्रेन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नंबर थर्ड ये स्टेबल होता है। स्टेबल दैट मींस यहाँ पे स्टेबल का मीनिंग है कि जैसे सस्पेंशन हमारे पास सेटल डाउन होता है, ये हेटेरोजीनस होने के बावजूद भी कोलाइडल के पार्टिकल अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद कभी भी क्या नहीं होते, सेटल डाउन होते हैं नहीं। दैट मींस ये स्टेबल है, इसके पार्टिकल खुद से कभी भी सेटल डाउन होते नहीं। अगर होते भी तो बहुत ज्यादा स्लो मोशन में होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी जिसकी थी, कॉमन प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी होगी। द प्रॉपर्टीज व्हिच ओनली ऑन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज है वो थोड़ा बहुत ज्यादा लार्ज होने के कारण पर लीटर जो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिसके कारण जैसे हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे जो प्रॉपर्टी होती है इनका जो वैल्यूज आती है वो कैसी आती है, नेग्लिजिबल आती है। तो इनको हम क्या नहीं करते, पढ़ते नहीं है कोलाइड्स के लिए। बट जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या होता है बेटा, इसकी एक मेजरेबल प्रॉपर्टी, एक मेजरेबल वैल्यू आती है जो गुड एक्यूरेसी के साथ आती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स की भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी क्या कर सकते हैं, कोलाइड्स के मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। दैट मींस खाली ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो किसके लिए है, जिसका कोई मीनिंग होता है किसके लिए, कोलाइडल पार्टिकल के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्राउनियन मोशन, है ना, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन सबसे पहले किसने इसको स्टडी किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया था, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस जो रैंडम मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का उसके सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो जैसे कोई पार्टिकल हो क्या होता है, इसको जिगजैग मोशन भी बोलते हैं कि कोई भी कोलाइडल पार्टिकल उसके सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वो मूव करते रहता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडमली सारी चारों डायरेक्शन में मूव करते रहता है। ऐसी मोशन को कोलाइडल मोशन को हम क्या, कोलाइडल पार्टिकल के मोशन को क्या नाम दिया जाता है, ब्राउनियन मोशन नाम दिया जाता है। और ये ब्राउनियन मोशन जो होता है किसके कारण होता है बेटा, अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। कि जो एक कोलाइडल पार्टिकल है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल है, डिस्पर्जन मीडियम उस पर अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट करवाता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा क्या होता है, रैंडम मोशन करते रहता है, उसी को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। एक क्या होता है, इस मोशन के कारण कोलाइडल पार्टिकल कभी क्या नहीं होता बेटा, सेटल डाउन नहीं हो सकता। तो सेटल डाउन नहीं हो सकता, दैट मींस ब्राउनियन मोशन के कारण थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी हम बता सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन के कारण वो सेटल डाउन नहीं होने देता, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है उसको ओवरकम कर देता है। कौन, इसका जो मूवमेंट होता है, क्लियर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी इसका जो मोमेंट होता है वो उसको ग्रेविटी को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, जिसके कारण सेटल डाउन होता नहीं। क्योंकि अगर उसने सेटल डाउन तब होना था जब एक जगह पे पार्टिकल क्या होता है, स्टेबल होता है, बट एक कंटीन्यूअस घूम रहा है, तो जिसके कारण सेटल डाउन होता नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने स्टडी किया था, है ना। टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ लिया, टिंडल इफेक्ट भी हमने पढ़ा था। टिंडल इफेक्ट दैट मींस कि अगर हम क्या करते हैं, किसी अंधेरे रूम में कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या करते हैं, लाइट पास करवाते हैं, तो जो लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा क्या होता है, विजिबल होता है। अगर हम राइट एंगल से क्या करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमारे पास कोलाइडल का पार्टिकल तो नहीं दिखता, पर हमारे पास क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमने लाइट क्या की, लाइट किसी सोर्स से हमने लाइट अप्लाई की, तो जो कोलाइडल का पार्टिकल है वो चारों डायरेक्शन में क्या करता है, उस लाइट को क्या कर देता है बेटा, स्कैटर्ड कर देता है। क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। ठीक है, तो यहां से जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर अगर यहां से देखेगा, ऑब्जर्वर कहां से देखेगा, ऑब्जर्वर अगर यहां से देखेगा तो वहां पे उसको अच्छे से ऑब्जर्व
कर सकता है, किससे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है? चमकते हुए हमें छोटे छोटे पॉइंट दिखते हैं। तो वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं दिखता, बल्कि उस कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू जो हमारे पास लाइट स्कैटर्ड की हुई होती है, उसके कारण हमें पूरा का पूरा पाथ क्या होता है वहां पे विजिबल नजर आता है। ये जो यहाँ पे कोन बनता है, इसको नाम देते हैं टिंडल कोन। क्या नाम देते हैं इसको? टिंडल कोन। और इसी टिंडल इफेक्ट के कारण, इसी टिंडल इफेक्ट के कारण हमें आसमान नीला नजर आता है, और हमें क्या होता है बेटा, जो हमारे पास सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो भी नीला नजर आता है, क्योंकि वहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं और खाली ब्लू लाइट ही हम तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें नीला नजर आता है। तो ये टिंडल इफेक्ट भी हमारे पास चारों तरफ जो फिनोमेना है, उनसे हम टिंडल इफेक्ट की हेल्प से हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्रत्येक पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, पार्टिकल के रिस्पॉन्सिबल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। वहां पे हमने हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी भी हमने पढ़ ली थी, वहां पे जेटा पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ लिया है, और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स भी हमने पढ़ लिया, और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स के बारे में भी हमने क्या कर लिया बेटा, स्टडी कर लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी की सारी चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, और इससे पहले का आपने पूरा काम भी कर लिया होगा और अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कोगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। उसी के साथ हम एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और आप लोग अच्छे से घर पे स्टडी करेंगे। थैंक यू।